स्वाति बेटा, कहाँ है तू? जरा जल्दी आना। रम्मा जी चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? स्वाति हड़बड़ाती हुई आई। अरे बेटा, आज शाम तेरी बुआ सास आ रही है, वो भी पूरे 15 दिनों के लिए। अब उन्हें सुधीर की नौकरी छूटने और तेरी नौकरी करने के बारे में पता चल जाएगा और वो सारा घर सिर पर उठा लेगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जीजी को यहाँ आने से कैसे मना करूं? रम्मा जी बोलते हुए बहू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। बुआ जी को मना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप सब मेरे साथ हैं, मैं हर समस्या को चुटकियों में हल कर दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ सोचती हूँ। स्वाति ने सासू माँ को तो दिलासा दे दी, लेकिन खुद बुआ जी का रुद्र रूप याद कर पुराने दिनों में खो गई। स्वाति को सुधीर ने अपने दोस्त की शादी में देखा और दिल दे बैठा। उसने अपने दोस्त को उसके बारे में पता लगाने को बोला। स्वाति उसके दोस्त की बीवी की सहेली निकली। इधर स्वाति की सहेली ने उसके मम्मी पापा को सुधीर के बारे में बताया। सुधीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अपने माँ बाप का इकलौता है। उसके पिताजी अवकाश प्राप्त सरकारी नौकरी है। बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं थी। उधर सुधीर के दोस्त ने उसके मम्मी पापा को स्वाति के बारे में बताया। स्वाति एक शरीफ खानदान की पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की है। स्कूल में पढ़ाती है, बहुत बड़े घर की नहीं, लेकिन खाते पीते घर की लड़की है। सुधीर के मम्मी पापा ने सुधीर के दोस्त को यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें अपने बेटे की शादी नौकरी वाली लड़की से नहीं करनी है। जब सुधीर के दोस्त ने उन्हें बताया कि लड़की सुधीर को पसंद है, अगर आप लोग चाहे तो शादी के बाद वह नौकरी छोड़ भी सकती है। यह बात सुनकर सुधीर के माता पिता राजी हो गए। सुधीर का रिश्ता स्वाति के घर पहुंचा और शादी पक्की हो गई। स्वाति दुल्हन बनकर सुधीर के घर आ गई। रस्म और रिवाजों की समाप्ति के बाद सारे मेहमान चले गए। बस उसकी बुआ सास घर में रह गए, जो जासूसों की तरह उस पर नजर रखती थी और हर वक्त उसकी सासू माँ के कान भरती रहती थी। एक हफ्ते के अंदर ही स्वाति ससुराल में सबका पसंद नापसंद जान गई थी और धीरे धीरे ससुराल के ढंग में ढल गई थी। बुआ जी को स्वाति का अपने ससुराल वालों से इतनी घुल मिल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के 15 दिन हो गए थे। स्वाति काम खत्म करने के बाद सारा दिन घर में बोर होती रहती। बुआ जी हमेशा रम्मा जी और अपने भाई से बातें करती रहती। अगर कभी स्वाति वहां आकर बैठ जाती और बातें करने लगती तो बुआ जी बोलती, बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? सासुर के बीच बैठकर बातें नहीं करते। कुछ महीने के बाद स्वाति सुधीर से बोली, सुधीर, मैं अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। स्वाति ने बिना किसी लाग लपट के बोला, अरे, हमारे खानदान में कोई भी औरत नौकरी नहीं करती। तुमसे शादी करने की इजाजत नौकरी न करने की शर्त पर मिली थी। तुम मम्मी पापा से बात करो, अगर वे मान जाते हैं तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सुधीर बोला, मैं मम्मी जी और पापा जी को मना लेती, लेकिन ये बुआ जी, उन्हें हर वक्त मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मन तो होता है कि जवाब दे दूं, लेकिन तुम लोगों का लिहाज करके चुप रह जाती हूँ। का तुम लोगों पर एहसान ना होता तो मैं चुप नहीं बैठती। स्वाति गुस्से में बोली, आखिर क्या एहसान थे बुआ के स्वाति के ससुराल वाले पर? जानते हैं आगे की कहानी। दरअसल सुधीर के जन्म के समय रम्मा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो सुधीर के पिताजी ने बुआ जी को हाथ पैर जोड़कर अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए बुलाया था। सुधीर को 1 साल तक बुआ जी ने ही पाला था। इस एहसान की दुहाई देकर बुआ जी अपनी हर जायज नाजायज बातों के लिए अपने भाई भाभी पर दोष जमाती और वो लोग उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते। अब स्वाति चाय लेकर बैठक में आई और सबके हाथ में चाय पकड़ाई। रमा जी बोली, तुम भी बैठ जा यहीं और चाय पी ले। तभी बुआ झट से बोल पड़ी, तुम भी क्या बोलती है रमा? ससुर के सामने चाय पिएगी तो ससुर का क्या मान रहेगा? जा बहू, अपने कमरे में जाकर पी। क्या आप अपने पिता के सामने चाय नहीं पीती थी बुआ जी? स्वाति इत्तेफाक से बोली।
ये क्या बोल रही है तू बहू? बुआ जी ने बात नहीं समझने की एक्टिंग करते हुए बोली। मेरे माता पिता ने सिखाया है कि सास ससुर भी माँ पिता के समान होते हैं। बुआ जी, रिश्तों का मान सम्मान सामने खाने से, साथ में बैठकर बातें करने से कम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मन की बातों को जानने और उन्हें समझने का मौका मिलता है, जिससे आपस में प्यार बढ़ता है। देखो रमा, मैं कहती थी ना कि तुम्हारी बहू बहुत ही चालाक है, इस पर नजर रखा कर। लेकिन तू भोली, इसके चालाकी को भोलेपन का नाम दिया। तेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई मुझे कुछ कहने की, और ये कल की आई छोरी मुझसे जबान लड़ा रही है। रुक, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। बुआ जी ने स्वाति का गुस्सा रम्मा जी को खरी खोटी सुनाकर उतारा। बुआ जी सीधे अपने कमरे में गई और अपना बैग, जो हमेशा पैक रहता था, लेकर बाहर आ गई। चल मुन्ना, छोड़ दे मुझे। जी, बहू के कहने का गलत मत निकालिए। रुक जाइए। स्वाति के सासुर दोनों बुआ जी के पीछे पड़े। बुआ जी मानी नहीं और चली गई। स्वाति के दिन अब सासुर के साथ गप्पे लड़ाने में बीतने लगे। शाम में सुधीर भी उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ये खुशी के पल ज्यादा दिन के लिए नहीं थे। एक दिन अचानक सुधीर घर आया तो बोला कि उसके कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। आज उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। सब बहुत दुखी हो गए। उस मुसीबत की घड़ी में स्वाति ने सबको हिम्मत दी। स्वाति ने अपनी नौकरी करने की बात ससुर जी के सामने रखी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब स्वाति ने जिद किया तो वो मान गई। स्वाति के नौकरी ज्वाइन किए हुए अभी 10 ही दिन हुए थे कि यह खबर बुआ जी के कानों तक उड़ते उड़ते हुए पहुंच गई। इसी तहकीकात में बुआ आज घर आ रही थी। माँ पापा, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सुधीर खुशी से चिल्लाते हुए बाहर आया। सुधीर की आवाज सुनकर स्वाति ख्यालों से बाहर आई। स्वाति बेटा, कुछ मीठा बना खाने में, आज बहुत खुशी का दिन है। जीजी के आने से पहले हम सब टेंशन में थे कि उन्हें बहू की नौकरी के बारे में कैसे बताएंगे। ये समस्या तो अपने आप ही सुलझ गई। स्वाति के ससुर जी बोले। उस दिन बुआ जी को नाराज कर उसने अच्छा नहीं किया था। उनके जाने के बाद इस देर की नौकरी छूटी थी, और आज जब वो आ रही है तो उसके ज्वाइनिंग का मेल भी मिला है। ये एक इत्तेफाक है, लेकिन हमारे लिए सही है। अब बुआ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। स्वाति मन ही मन को सोचकर मुस्कुरा रही थी। बुआ जी पधार चुकी थी। स्वाति उनके पसंद का सब कुछ बनाई थी। उसने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब सब लोग खा पीकर सोने को तैयारी कर रहे थे तो बुआ जी ने रमा जी से पूछा, बहू को नौकरी करने की आज्ञा किसने दी? क्या मैं इतनी पराई हो गई जो किसी ने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी? रमा जी के बोलने से पहले ही स्वाति बुआ सास के कदमों में आकर बैठ गई और उनसे माफी मांगते हुए बोली, बुआ जी, पिछली बार मैंने आपका दिल दुखाया था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके नाराज होने की वजह से सुधीर की नौकरी छूट गई थी, इसलिए मैंने सबसे आग्रह करके नौकरी की थी, ताकि घर चलाना मुश्किल ना हो। औरत घर संभाले और मर्द बाहर काम करे। ये अब बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप फिर भी नहीं चाहती तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। बड़ों को नाराज करके नहीं, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से घर में बरकत आती है। इस बात का एहसास मुझे हो गया है। स्वाति बोली। लेकिन बहू, अब तू नौकरी करेगी और कल को तेरे बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा, सोचा है? आपने सुधीर को पाला है तो क्या उसके बच्चे नहीं पालेगी? स्वाति शर्माते हुए बोली। ठीक है ठीक है, देखा रमा, मैं न कहती थी, तेरी बहू बहुत चालाक है। कैसे इसने मेरी आंखें भी खोल दी और नौकरी करने के लिए मेरी रजामंदी भी ले ली। बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली। रमा जी खुश थी कि उनकी बहू ने बुआ जी को नाराज किए बगैर ही अपनी बात भी मनवा ली और बुआ जी का मान भी रख लिया। रिया, जरा इधर आना, सुमित्रा ने आवाज लगाई। रिया रसोई में सब्जी बना रही थी। उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसलिए गैस ही बंद करके आ गई। जी मम्मी जी, कहिए, रिया ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही,
उसे ढूंढ दो। सुमिता जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही है? नहीं तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। रिया झेंप गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग की दोनों साइड टेबल में देखा, रुमाल के नीचे तलाशा, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी सुमिता जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में होगी, जाओ अपना काम करो तुम। रिया को 15 मिनट हो चुके थे। वो रसोई में गई और फिर से गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी सुमिता जी आ गई। मेरा तो खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतजार कर रही है। मम्मी जी, अभी सब्जी बनाने में समय लगेगा। ओह, तुम भी कितने धीरे धीरे काम करती हो, अभी तक सब्जी नहीं बनी, इतनी देर क्या कर रही थी? सुमिता जी गुस्से से बोली। रिया की जुबान नहीं खुली। अभी 3 ही महीने शादी को हुए थे, एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाए और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे। उनका खाना लगाया और हरीश ने घंटी बजाई। बहू दरवाजा खोल दो। रिया ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए दरवाजा खोलने गई। सोफे पर ही ननद रिंकी बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाजा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। रिया चुप रही और रोटी बनाने लगी। हरीश ने कपड़े बदले, वो भी खाना खाकर कमरे में चला आया। रिया को रसोई समेटने में देर हो गई थी। कमरे में पहुंचती तो हरीश चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेले बैठे इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हो? रिया को हरीश का चिल्लाना और स्पर्श दोनों कांटों के समान लग रहा था। सुबह रिंकी कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा कि भाभी, मेरा टॉप आपने प्रेस नहीं किया, आपको रात को कहा था ना। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। नाश्ता बनाने में व्यस्त रिया कुछ कहती इससे पहले ही रिंकी बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी, आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। रिया के इतना कहते ही रिंकी गुस्सा हो गई। मम्मी, भाभी को समझा लो, मुझसे कितने सवाल करती है। मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं। इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वो अभी तक नहीं बना। कि सुमिता जी का भी पारा चढ़ गया था। बहू, तुम्हें रिंकी के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। वो कितने भी बजे कहीं भी जाए, ये उसकी मर्जी है। रिया ने चुपचाप काम किया और कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वो उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है। वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता तो बचपन में एक दुर्घटना में चल बसे थे। चाचा और चाची भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे, सारा दोष उसी को बताते थे। हर बार वो चुप हो जाती, सहम जाती थी। यही आदत उसके यहाँ पर भी थी। सोचा था कि शादी के बाद वो सुख मिलेगा, पर हरीश भी गुस्सेल स्वभाव के हैं। गलती हो या ना हो डांट देते हैं। रिया की चाची की बेटी ज्योति ही थी जो उसको समझती थी। वो हर बात में रिया का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का ज्योति विरोध किया करती थी, पर उसे डांट कर चुप करा दिया जाता था। रिया ने ज्योति को फोन किया। ज्योति, आज भी मुझे डांट पड़ रही है। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। ना मायके में सुख मिला, ना ही ससुराल में। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी बात सुनता और समझता तक नहीं है। और रिया सूखने लगी। जीजी, कब तक रोती रहोगी? जवाब देना सीखो। इस तरह तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपनी किस्मत संवारनी होगी, गलत का विरोध करना होगा। मैं कर क्या सकती हूँ? मुझसे तो बोला भी नहीं जाता।
रिया रोते हुए बोली, पहले तो आप रोना बंद करो, मजबूत बनो, बड़ों का सम्मान करो पर गलत का भी विरोध करो। हर किसी की आवाज पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो। पहले जो काम हाथ में है उसे निपटाओ और फिर जाओ। ज्योति से बात करके रिया को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज लगाई, पर रिया काम करती रही। दनदनाती हुई सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं रिंकी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। रिंकी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे है। इतनी जल्दी क्या है? बाद में बना लेती, पहले मेरे कमरे में आ, मुझे वो नीली साड़ी निकाल कर दे दे। मम्मी जी, कल रिंकी दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी, आज पता नहीं 7 बजे चली जाए। साड़ी तो मैं बाद में ही ढूंढ दूंगी, अभी नाश्ता पहले जरूरी है। रिया का जवाब सुनकर सास चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। रिंकी ने टीवी देखते हुए कहा, आप खुद भी प्रेस कर सकते हो, मुझे रसोई में काम है। वैसे भी तो आप टीवी ही देख रहे हो, अपने काम खुद करिए, मुझे और काम होते हैं। रिया के जवाब के आगे रिंकी की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम रिया को बताना ही छोड़ दिया। रात को रिया ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वहां हरीश को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाया क्या? खाना बना कर रख दिया है, जिसको खाना है वो लेकर खा लेगा। अब गरम फुलके सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई के कामों में ही लगी रहूंगी? रिया की बातें सुनकर हरीश चैंप गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ गई। अब रिया सबकी आवाज पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रही। सब लोग खाना खा रहे थे, घंटी बजती है, पर रिया अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती। सब कह रहे थे पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ आ चुका था कि अब रिया के रंग ढंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज धीमी हो गई। रिया घर की सभी जिम्मेदारियां निभाती पर अपने तरीके से। पूरा घर रिया ने संभाल रखा था, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। ज्योति ने हिम्मत दी तो रिया इतना बड़ा कदम उठा पाई। देखो, चुपचाप सहने वालों को सभी सुनाते हैं, क्योंकि वो सुनती है। जवाब देने लगो तो सब कहना सुनाना छोड़ देंगे। हम गलती करें तो डांट खानी चाहिए, पर बिना गलती के बातें सुनाई जाए, हर समय दबाव बनाया जाए, ऐसे में तो बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है? सचमुच ऐसा होता है? कुछ घरों में बहुओं को कठपुतली का सम्मान नचाया जाता है, हर काम के लिए उसे दौड़ाया जाता है और डांटा फटकारा भी जाता है। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहे। उसकी अपनी भी मर्जी होती है, ये भी समझा करो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।